नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज की क्लास में। चलिए, जो है लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था श्वसन के बारे में। तो जो रेस्पिरेशन है वो केवल सांस लेने और सांस छोड़ने से ही रिलेटेड नहीं है। श्वसन की प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण भी होता है और ये जो ऊर्जा है हमारे जो बॉडी के अंदर है, किसके पैकेट के रूप में? एटीपी के जो ऊर्जा के बंडल है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ये जो श्वसन की प्रक्रिया है ये स्टार्ट कैसे होती है? तो नासा द्वार के द्वारा जो है ऑक्सीजन अपने अंदर जाती है। अब इस ऑक्सीजन को शरीर के सारे भागों तक ले जाने का काम करता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को लिफ्ट देगा और शरीर के सारे भागों तक पहुंचाएगा। अब जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर मिक्स हो जाएगी और मिक्स होके जो अपने लंग्स है वहां तक आएगी और बॉडी से आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारे ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इसके साथ हमने देखा था जो श्वसन है वो आपके स्थलीय जीवों में और जलीय जीवों में। स्थलीय जीवों के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा कंप्लीट होती है। ये क्या करते हैं कि अपने आसपास उपस्थित जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको इनहेल करते हैं। अब आसपास जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, इसीलिए जो स्थलीय जीव होते हैं उनमें रेस्पिरेशन रेट क्या होती है? कम होती है। लेकिन जलीय जीवों के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट होता है गिल्स के द्वारा। अब ये क्या करते हैं कि पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को जो है इनहेल करते हैं। अब वहां पर जो है पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए श्वसन रेट इनकी क्या होती है? ज्यादा। इसके बाद हमने देखा श्वसन के प्रकार, तो एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के अंदर क्या हुआ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जो ग्लूकोज है पहले पायरुवेट में चेंज होगा, फिर पायरुवेट से जो अपना प्रोडक्ट बनेगा अवायवीय श्वसन के अंदर, जैसे कि ईस्ट में वो बनता है इथेनॉल प्लस ऊर्जा प्लस जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। वायवीय श्वसन के अंदर जो अपना प्रोडक्ट बनता है वो अपनी है ऊर्जा, उसके साथ H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है जैसे कि पेशियों में, वहां पर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये पढ़ा हमने श्वसन के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर एक नए टॉपिक की जिसका नाम है वहन। वहन का मतलब क्या होता है? भाई आप सबकी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई की बॉडी जो है बिना ब्लड के ही चल दे रही है, नहीं, सभी की बॉडी में जो है ये ब्लड अपना सर्कुलेट हो रहा है। अब ये जो ब्लड है इसकी प्रकृति कैसी है? ये भाई है क्या चीज? ये क्या काम करता है? इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इसी के का जो फ्लो है वो कौन करता है? ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वहन के अंदर। इसके लिए जो सिस्टम काम करता है उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए जो ब्लड होता है वो आपका क्या है? जो ब्लड है संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये जो आपका संयोजी ऊतक है ब्लड, ये क्या होता है? इसकी पीएच होती है लगभग 7.4। कितनी पीएच होती है? 7.4। पीएच में मैंने आपको बताया था कि अगर 0 से 7 के बीच में पीएच हो तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा, 7 अगर पीएच हो तो वो आपके उदासीन प्रकृति का होता है, और 7 से 14 के बीच में अगर आपकी पीएच होती है तो वो आपके क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इसकी जस्ट 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं कि जो अपना ब्लड होता है वो कैसा होता है? हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है भाई, आई कैन यही बात समझ में? कैसी प्रकृति का? हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखो कि ये जो रक्त है उसका निर्माण कहाँ पर होगा? तो जो अपना रक्त है उसका निर्माण हमारे अंदर अडल्ट्स में तो जो होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। जैसे हमारी बात करें वयस्कों में,
तो किसमें होगा? अस्थि मज्जा के अंदर, यानी कि बोन मैरो के अंदर जो है आपका किसका निर्माण होगा? रक्त का निर्माण होगा। लेकिन जब एक बच्चा भ्रूण अवस्था में है, यानी कि अपनी माता के गर्भ में है, तो ये जो आपका ब्लड है इसका निर्माण कहाँ पर होगा? प्लीहा के अंदर। तो अगर मैं लिख दूं भ्रूण अवस्था में, तो कहाँ पर होगा? प्लीहा के अंदर जो है इस रक्त का निर्माण होगा। अब आप कहेंगे कि मैम ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपकी बॉडी में जितनी भी गैसेस, जैसे आपके ऑक्सीजन गैस अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो यानी कि गैसों के विनिमय का काम किसने किया? ब्लड ने किया। इसके बाद जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो यूरिन बॉडी से बाहर आ रहा है, यानी कि एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो आपके जो उत्सर्जन तंत्र है वो कैसे काम कर पा रहा है? आपका ब्लड जो है उस मटेरियल को लेके जा रहा है किडनी तक, तभी तो काम कर पा रहा है। यानी कि आपके उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी किसने किया? ब्लड ने किया। आपकी बॉडी का जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम किसने किया? ब्लड ने किया। साथ के साथ आपकी बॉडी का ताप जो है उसको मेंटेन करने का काम किसने किया? ब्लड ने किया। इस तरीके से जो ब्लड है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे आपने खाना खाया तो जितने भी आपके भोज्य पदार्थ है उनको बॉडी के सारे हिस्सों तक पहुंचाने का काम किसने किया? ब्लड ने किया, क्योंकि यही तो जो है एक तरीके से राहगीर है, यानी कि सारी राहों में घूम रहा है। यही एक सैलानी है, सब जगह घूम रहा है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए एक बार इधर। रक्त दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच इसकी कितनी होती है? 7.4। रक्त का निर्माण अपने कहां पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। भ्रूण अवस्था में व नवजात शिशु में जो रक्त का निर्माण है वो होगा आपके प्लीहा के अंदर। सामान्य व्यक्ति में जो रक्त होता है वो कितना होता है? 5 लीटर होता है। अब बात करते हैं कि ये जो रक्त है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि भाई इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें कि ये इतने सारा फंक्शन कर पा रहा है। तो ये जो है आपका रक्त ब्लड 2 तरीके के कंपोनेंट से मिलके बना है। कौन कौन सा? पहला है आपका प्लाज्मा। पहला क्या है? प्लाज्मा, जो कि ब्लड का लगभग 55% भाग बनाएगा। कितना? लगभग 55% भाग बनाएगा। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी रक्त कणिकाएं, यानी कि ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब इन कणिकाओं को आप कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मा है इसमें लगभग 93% या 92% आप कह सकते हो, लगभग 92% जो है वो तो क्या होता है? वाटर, और बाकी के जो 8% है वो आपके कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन रक्त कणिकाओं पे। देखो, ये जो आपकी रक्त कणिकाएं होती है ना बच्चा लोगों, ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपकी आती है आरबीसी, दूसरी आपकी आती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी आपकी आती है प्लेटलेट्स। अब देखिए, इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, हिंदी में क्या कहते हैं, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। तो देखो, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। ठीक है, ये जो आपकी आरबीसी होती है ना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में, ये जो आपकी आरबीसी है इनके पास होता है हीमोग्लोबिन। किसके पास होगा? आरबीसी के पास होता है अपना हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है? आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन क्या है आपका? श्वसन वर्णक होता है। श्वसन वर्णक मैंने आपको रेस्पिरेशन में भी बताया है। ये क्या करेगा कि जो है ऑक्सीजन को लिफ्ट देगा और शरीर के सारे भागों तक पहुंचाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन होता किसके पास है? इन आरबीसीज के पास होता है। अब देखिए,
इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है, लाल कलर होता है ब्लड का। इसीलिए जो है अपना रक्त क्या है, लाल है। किसकी उपस्थिति की वजह से, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से। आई बात समझ में। अब ये जो आरबीसी होती है इनका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना, 120 दिन तक जो है ये जीवित रहती है। इन्हें अपन कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। तो इनका काम क्या हुआ, गैसीय विनिमय का इनका काम हो गया, क्योंकि देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ही तो जा रही है। दूसरी अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को अपन कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, यानी कि श्वेत या फिर सफेद रक्त कणिकाएं। क्या कहेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब देखो इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये आपकी बॉडी की क्या है, सोल्जर है, यानी कि हम इनको क्या भी कहते हैं, अर्धसैनिक भी कहते हैं। क्यों भाई, क्यों कहते हैं इनको अर्धसैनिक? देखो सैनिक का क्या काम होता है, बॉर्डर पे खड़े रह के आप लोगों की रक्षा करते हैं। आप लोगों को कोई बाहर कोई दूसरी कंट्री वाले जो है अटैक ना कर दे, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं उनसे। इसी तरीके से आपकी ये जो डब्ल्यूबीसी होती है वो बाहर से आने वाले प्रतिजनों से आपकी सुरक्षा करती है, यानी कि आपको क्या करेगी, प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। कौन, आपके डब्ल्यूबीसी। अब ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 3 से 4 दिन होता है। कितने दिन तक जीवित रहती है ये, 3 से 4 दिन तक जो है इनका जीवन काल होता है। तीसरी अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स की। किसकी, प्लेटलेट्स की। इनको कहा जाता है बिंबाणु। प्लेटलेट्स को अपन कहते हैं बिंबाणु। अब ये जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, इन प्लेटलेट्स का निर्माण होता है आपके अस्थि मज्जा में। कहां पर इनका निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ये क्या करती है आपकी प्लेटलेट्स, तो रक्त का थक्का जमाने के काम आती है प्लेटलेट्स। कौन, रक्त का थक्का जमाएगी। कौन, आपके प्लेटलेट्स। आई बात समझ में। तो ये हुई आपकी 3 तरह की ब्लड कॉर्पसिकल्स, जो कि क्या करती हैं, ये 3 ब्लड तरीके की कॉर्पसिकल्स जिनका अलग अलग काम होता है। आरबीसी का काम है आपके गैसियस एक्सचेंज का, डब्ल्यूबीसी का काम है आपके पास क्या, प्रतिरक्षा प्रदान करने का, और प्लेटलेट्स का काम है आपके किसका, रक्त का थक्का जमाने का काम करेगी आपके प्लेटलेट्स, यानी कि बिंबाणु। ये जो प्लेटलेट्स होती है इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग कितना होता है, 10 दिन का होता है। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रक्त है वो किस किस से मिलके बना है, तो तरल प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से। तरल प्लाज्मा लगभग 55% भाग बनाएगी, रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं आपके 45% भाग बनाएगी। तरल प्लाज्मा के अंदर आपके 92% जल, बाकी 8% जो है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। कोशिकाओं के अंदर 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो ये है आपके आरबीसी का। किसका डायग्राम है ये, आपके आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का। इनके बारे में मैंने क्या बताया कि इनके पास होता है भैया हीमोग्लोबिन। इनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से अपने ब्लड का कलर क्या, रेड। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक तो ब्लड को कलर देगा यानी कि लाल रक्त, दूसरा क्या काम करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। भाई इसी को तो लिफ्ट दी थी ना हीमोग्लोबिन ने, ऑक्सीजन को ही तो ऑक्सीजन का परिवहन कर दिया। एक और चीज, आपके जो आरबीसी होती है ना, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, उभयावतल। आरबीसी की शेप कैसी होती है, उभयावतल, यानी कि अपन इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइकॉनकेव शेप। देखो 2 चीजें होती हैं,
एक होती है गोलाकार और एक होता है बायकॉन्केव यानी कि उभयावतल। आपको यहाँ पर ये नजर आ रही है गोलाकार, तो ये नहीं है, कैसी है, उभयावतल है, दिख पा रही है आपको इस तरीके से। तो ये क्या है, आपके आरबीसी हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी ये जो आरबीसी है एक डिजीज है, एक रोग है, आनुवंशिक रोग, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो आप जो है ये पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में सिकल सेल एनीमिया के बारे में। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपके जो आरबीसीज हैं उनका शेप उभयावतल से कैसा हो जाता है, यानी कि ये जो आपकी आरबीसी है कुछ इस तरीके से अर्धचंद्राकार हो जाती है, क्रीसेंट मून शेप हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जिसमें आरबीसीज का जो आकार है अर्धचंद्राकार हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, ये जो है एक ब्लड वेसल के अंदर आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नजर आ रही होगी। देखो ये जो है व्हाइट कलर की आप देख पा रहे हो, ये क्या है, आपके डब्ल्यूबीसी है, जो कि आपकी क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो आपकी बॉडी को क्या करेगी, इम्यूनिटी प्रदान करेगी। जैसे कोई भी मान लो कि प्रतिजन बॉडी के अंदर आ गया, प्रतिजन का मतलब है बाह्य कारक, जैसे कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, उनसे लड़ने का काम कौन करेगी, ये आपकी डब्ल्यूबीसी जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना व्हाइट कलर की, ये ठीक है। देखिए एक बार तीनों के बारे में देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, औसत आयु 120 दिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इनका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है और क्या कहलाती है, अर्धसैनिक यानी कि आपकी बॉडी की सोल्जर है। थर्ड है आपका बिंबाणु, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, जीवन काल लगभग 10 दिन होता है। क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं आपकी प्लेटलेट्स। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा, या तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि रक्त के बारे में जो है बताइए, तो ये सब चीजें आप रक्त के बारे में बताओगे कि भाई ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और जो है दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है, 7.4 इसकी पीएच होती है, ये इसके फंक्शन होते हैं। बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो देखो आरबीसी ने क्या किया, अपने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया, यानी कि ब्लड ने अपना क्या काम कर दिया, एक तो भाई गैसीय विनिमय का काम कर दिया, खाद्य पदार्थों को उनके जो है जो भी उनकी जगह है वहां तक पहुंचा दिया, उत्सर्जी पदार्थों को जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया, इसके साथ साथ जो है बॉडी का ताप जो है वो नियंत्रित कर दिया, पीएच मेंटेन कर दी। ये सब क्या होता है, ब्लड के कार्य होते हैं। देखिए इधर एक बार, रक्त का कार्य क्या क्या है, तो O2 CO2 का वातावरण व ऊतकों के मध्य विनिमय, पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर का पीएच नियंत्रित करते हैं, ताप नियंत्रण का काम करेगा, प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन, क्योंकि इसके पास क्या है, डब्ल्यूबीसी है, और हार्मोनों का आवश्यकता अनुसार परिवहन और उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर। इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो इस तरीके से ये हर एक काम में अपनी क्या कर रहा है, भूमिका निभा रहा है। आई नहीं आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं कि ब्लड तो अपन ने पढ़ लिया, अब इस ब्लड को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, कौन इसको पुश कर रहा है, कौन इसको पंप कर रहा है कि तू शरीर के सारे भागों तक जा। अब क्या अपनी पूरी बॉडी में एक जैसा ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है क्या, ये पढ़ेंगे अपन आगे। देखिए तो इसके लिए हमें एक सिस्टम पढ़ना पड़ता है जिसका नाम क्या है, परिसंचरण तंत्र। क्या नाम है, परिसंचरण तंत्र, जिसे अपन क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखो जैसे अपन ने
अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, इसके से पहले जो है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। ऐसे ही आपका अगला सिस्टम है कौन सा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, जिसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो शरीर के पूरे भागों तक जाएगा। अब आपको पता है कि जो तंत्र है वो आपके अंगों से मिलके बने हैं। अब आपके इसमें कौन सा अंग जो है वो मेजरली पार्टिसिपेट करता है, वो कौन है, आपका हार्ट, यानी कि आपका हृदय। देखो दिल की बात है, इतनी इजी तो नहीं होगी, सिंपल सी बात है भाई, दिल का मामला है और दिल का मामला थोड़ा सा टफ होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी जो कार्य विधि है वो अपन यहाँ पे समझेंगे कि अपना हार्ट जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, ये कैसे अपने ब्लड को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाता है, किस टाइप के ब्लड को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाता है, और किस तरीके से जो है अपना ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, ये अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। देखो अपना जो हार्ट होता है, हृदय, उसको अपन क्या कहते हैं, इस हृदय को कहा जाता है पंपिंग स्टेशन। क्या कहा जाता है, पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहीं से ही तो अपना जो ब्लड है वो शरीर के सारे भागों तक जाता है, इसीलिए अपन ने इसको क्या किया, कह दिया पंपिंग स्टेशन कह दिया। अब ये जो आपका हार्ट होता है ये 2 आलिंद और 2 निलय से बना होता है। कितने आलिंद होते हैं, 2 इसमें एट्रियम जिन्हें हम कहते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अब देखो आपने सुना है कि हम ऐसे कहते हैं कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, होता है नहीं होता, तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं जिसमें 2 आलिंद होता है और 2 निलय होते हैं। अब ये जो आपके 2 आलिंद और 2 निलय हैं, इनको अपन इस तरीके से बांटते हैं कि एक आपका होता है दायां आलिंद और दूसरा आपका होता है बायां आलिंद। क्या, दायां आलिंद और दूसरा आपका क्या होता है, बायां आलिंद। ऐसे ही आपके निलय में क्या क्या होते हैं, निलय भी आपके 2 होंगे, कौन कौन से, एक होगा आपका दायां निलय और दूसरा आपका होगा क्या, बायां निलय। सिंपल सी बात है, दायां और बायां कर दिया अपन ने इसमें। तो अब ये जो आपका हार्ट होता है ना बच्चे, दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है, थोड़ा लेफ्ट की साइड में। ठीक है, एकदम लेफ्ट में नहीं होता, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में ये जो है आपका झुका रहता है, कौन, हार्ट। 4 चैम्बर इसके अंदर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अब किस तरीके से ब्लड इन कंपार्टमेंट में आएगा, इन कंपार्टमेंट से आपकी बॉडी में जाएगा, ये अपन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हृदय जो है आपका क्या है, मुट्ठी के आकार का होता है। इस तरीके से दोनों फेफड़ों के बीच में जो है आपका हार्ट स्थित होता है। कुछ बाईं तरफ ये खिसका हुआ होता है और इसको अपन क्या कहते हैं, पंपिंग स्टेशन कहते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपके इस हार्ट के अंदर कितने निलय, 2 आलिंद है और 2 क्या है, निलय हैं, यानी कि इसमें टोटल कितने कंपार्टमेंट हो गए, 4 कंपार्टमेंट हो गए। देखो इससे पहले आलिंद और निलय से पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूं, देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। एक अपनी होती है धमनियां, क्या होती है, एक होती है अपनी धमनियां, आर्टरी, और एक होती है धमनियां और दूसरी आपकी होती है शिराएं। क्या होती है, शिराएं। इनको अपन कहते हैं, धमनियों को आर्टरी और शिराओं को अपन कहते हैं वेन्स। ठीक है, बात कंप्लीट। अब देखो धमनियों का कार्य क्या होता है, धमनियों का कार्य होता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को शरीर के सारे भागों तक लेके जाने का, यानी कि ये क्या है कि ये करेगी शुद्ध रुधिर को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाने का कार्य। ठीक है, धमनियां धमकाएंगी कि भाई हमको तो सही माल चाहिए एकदम,
तो ये क्या कर लिया, धमनियों ने धमका लिया और जो है शुद्ध रुधिर लेकर गई कहां तक, आपकी बॉडी के शरीर के विभिन्न भागों तक। शुद्ध रुधिर को लेके, शुद्ध रुधिर का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है कि आपके जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई है, यानी कि अपन इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत ब्लड। क्या, ऑक्सीजनित या ऑक्सीकृत क्या है आपका रक्त, ऑक्सीजनित रक्त। इसको कहां ले गई, शरीर के सारे भागों तक। अब शरीर के सारे भागों को मिल गया क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वहां पे आपको पता है कि जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनी नहीं बनी, शोषण से बनी ना, तो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ गई अब प्लाज्मा में। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, तो आपकी ये जो शिराएं होती हैं ये क्या कार्य करती हैं, जो CO2 वाला ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला रक्त, यानी कि मैं इसको क्या लिखूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं इसको क्या लिखूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या करती हैं, आपकी जो शिराएं होती हैं ये अशुद्ध रुधिर को, किसको, अशुद्ध रुधिर को कहां से, इस शरीर के सारे भागों से अशुद्ध रुधिर को कहां लेके जाएगी, हार्ट तक लेके जाने का कार्य करेगी। आई कि नहीं आई बात समझ में, क्या कि आपके जो शिराएं होती है वो अशुद्ध रुधिर को शरीर के सारे भागों से हार्ट तक लेके जाने का कार्य करेगी, यानी कि इसके पास क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। क्या, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, क्या है उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने शरीर के लिए सही नहीं है ना, अपन जो है सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो आपके शिराएं क्या करेंगी, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेके जाएगी हार्ट तक। धमनी का समझ आया, शिराओं का समझ में आया। अब अपन देखते हैं किसकी स्ट्रक्चर, हार्ट की स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अपना दिल जो है वो थाम के बैठिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत इजी तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। उस डायग्राम से आप पूरे हार्ट की जो कार्यविधि है, जो आपकी द्विपरिसंचरण प्रणाली है, दोहरा परिसंचरण प्रणाली, वो आपको मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 चैम्बर बनाने हैं। यहाँ क्या करना है आपको, 4 चैम्बर बनाने हैं। देखो भाई इस तरीके से आपने जो है इस हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर लिया। ये मैं खड़ी हूं ऐसे, ठीक है, मेरा हार्ट है यहाँ पर। अब जो है ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, यानी कि इस लेफ्ट हैंड में इस तरीके से मैंने अपना दिल निकाला और रख दिया। तो यानी कि ये आपका क्या हुआ, जो है लेफ्ट को अपन क्या कहते हैं, बायां कहते हैं। तो ये जो है अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, बायां आलिंद हो गया। क्या हो गया, बायां आलिंद, ठीक है। तो ये वाला कौन सा आलिंद हो जाएगा अपना, दायां आलिंद। कौन सा, दायां आलिंद हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आलिंद हो गया, नीचे क्या है आपके पास, निलय है। तो देखो यहां पर ये क्या हो गया आपका, दायां निलय, और यहां पर ये क्या हो गया आपका, बायां निलय। ये क्या हो गया, बायां निलय। इस डायग्राम को आप साथ के साथ बनाइए और क्रियाविधि को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बड़ी इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब ये हो गए हार्ट के 4 चैम्बर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपके क्या है, फुफ्फुस है, यानी कि आपके लंग्स है। क्या है, लंग्स। इन लंग्स ने क्या किया भैया जी, ऑक्सीजन अंदर लिए कि नहीं लिए ऑक्सीजन अंदर। तो इन लंग्स ने ली अपने ऑक्सीजन अंदर की साइड, तो ऑक्सीजन अपने पास आ गई और वो मिक्स हो गई किसमें, ब्लड में, ठीक है।
अब जो है अपने पास ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनित जो है आपके पास ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो क्या होगा, पहले बाएं आलिंद से आएगा, किसमें, बाएं निलय में। कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका कहां पर आएगा, बाएं आलिंद से आ जाएगा, बाएं निलय के अंदर। अब इस बाएं निलय से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, आपके शरीर के विभिन्न भागों तक जाएगा। क्या, शरीर के सारे अंगों तक जो है आपके क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो मैं यहां पर लिख दूं कैसा ब्लड गया शरीर के विभिन्न भागों तक अपना, तो ये गया ऑक्सीजनित ब्लड। ऑक्सीजनित रक्त जो है आपके किससे, इस निलय से गया शरीर के सभी अंगों तक। कौन लेके जाने का कार्य करेगी, तो ये आपके करेगी आर्टरी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, धमनी। अभी बताया था ना, ये धमनियां क्या करती हैं, यहां से ब्लड को धमकाएगी और कहां पर, शरीर के सारे भागों तक लेकर जाएगी। तो ये काम किसने किया, आपका धमनियों ने। किसने, धमनियों ने जो है आपके ये काम कर दिया। शरीर को मिल गई ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो। अब वहां पर बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई किसमें, प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा से जो है हार्ट तक लेके जाने का कार्य है, और फिर हार्ट से फुफ्फुस के द्वारा बाहर निकालने का कार्य कोई तो करेगी। तो देखो, शरीर से जो है कैसा, तो शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके पास क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है कहां से, शरीर के विभिन्न भागों से लेके जाने का कौन करेगी, आपकी शिराएं करेंगी। क्या करेंगी, कौन, शिराएं करेंगी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। इन्होंने क्या किया कि ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको शरीर के भागों से कहां ले गई, दाएं आलिंद में ले गई। ब्लड आ गया कहां पर, दाएं आलिंद में। अब यहां पर क्या होगा कि इस दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में पूरी लाइन ही मिट जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के बनाती हूँ। देखो ये लो, देखो इस दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ऐसे त्रिवलय कपाट होते हैं। क्या होते हैं, त्रिवलय कपाट होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं वॉल्व्स। अब ये जो ब्लड है दाएं आलिंद से कहां आ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा। ब्लड कहां आ गया, दाएं आलिंद से आ गया दाएं निलय में। आ गया क्या, नहीं आ गया दाएं निलय में। अब यहाँ पे दाएं निलय के अंदर ब्लड कौन सा है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। अब ये वापस से इस निलय में आने के बाद आलिंद में नहीं चला जाए, इसीलिए यहाँ पर आपके ये क्या होते हैं, वॉल्व्स लगे होते हैं, कपाट लगे होते हैं, कि ब्लड जो है यहाँ से यहाँ आया तो ये कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे वापस से बैक फ्लो नहीं हो जाए ब्लड का इसमें। तो अब यहाँ से इस दाएं निलय से जो है आपका ब्लड कहाँ जाएगा, फुफ्फुस के अंदर जाएगी, नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है ना, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, अब इस फुफ्फुस के अंदर जाएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, मैं दूसरा कलर जो है यहाँ पर ले लेती हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपके इस फुफ्फुस तक, इस निलय से इस फुफ्फुस तक जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जा रही है, वो आपके कौन लेके जाएगी, वो लेके जाएगी फुफ्फुसीय धमनी। क्या, कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी। देखो धमनियों का काम तो क्या है, धमनियों का काम है शुद्ध रुधिर को जो है शरीर के सारे भागों तक लेके जाने का, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन यहाँ पर एक जो है मुख्य धमनी, एक यानी कि हम कह सकते हैं एक अलग धमनी होती है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, जो कि क्या करेगी, इस अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस के अंदर लेके जाने का कार्य करेगी। यानी कि फुफ्फुस में क्या ले गई, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब यहां से जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंची और फुफ्फुस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई बाहर, निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। फुफ्फुस के द्वारा अपन ने अंदर क्या ली, ऑक्सीजन, तो अंदर आपके क्या आई, ऑक्सीजन आई। अब ये जो आपकी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करने के लिए, यानी कि इस दाएं आलिंद तक जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको, दाएं आलिंद तक, जो बाएं आलिंद तक, दायां तो वहां गया, बाएं आलिंद तक ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको लाने का काम कौन करेगी, यहाँ पर एक धमनी, एक शिरा होती है जिसे अपन कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा, जिसे क्या कहा जाता है, फुफ्फुसीय शिरा। वैसे तो शिराओं का क्या काम है कि जो अशुद्ध रुधिर है उसको जो है लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पर एक जो है मुख्य शिरा होती है फुफ्फुसीय शिरा अपन जिसे कहते हैं, वो इस फुफ्फुस से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो कहाँ लेकर आती है, हार्ट में लेकर आती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आया फुफ्फुस से, कहां पर, इस बाएं आलिंद में। यहाँ पर ये जो फुफ्फुसीय धमनी है, इसने क्या किया, वैसे तो शुद्ध रुधिर लेके जाती है शरीर के भागों तक, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी का क्या कार्य होता है, अशुद्ध रुधिर को लेकर जाती है, किसको, अशुद्ध रुधिर को जो है आपके लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो इस तरीके से आपके जो है पूरी हार्ट की क्रियाविधि संपन्न होती है। कोई बड़ा टास्क नहीं था ना। अपन ने 4 चैम्बर बनाए, दाया बायां आलिंद लिखा और आपके निलय लिखे, और जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाया, ऑक्सीजनेटेड को, और डीऑक्सीजनेटेड को शरीर से बाहर निकाल दिया। इसे अपन क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण प्रणाली जो है कहते हैं। इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और इसको अपनी नोटबुक में बनाना और प्रैक्टिस करना, तो पूरी क्रियाविधि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर दायां आलिंद बायां आलिंद, वही डायग्राम है, आपको समझ आ जाएगा पूरा। दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय। बाएं आलिंद से बाएं निलय में ब्लड आया और फिर बाएं निलय से धमनी के द्वारा जो ब्लड है वो शरीर के विभिन्न भागों तक गया। शरीर के विभिन्न भागों से जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो शिराएं कहाँ ले गई, दाएं आलिंद में ले गई। दाएं आलिंद से ब्लड कहाँ आ गया, दाएं निलय के अंदर आ गया। यहाँ पर ये क्या लगे हैं, त्रिवलय कपाट यानी कि वॉल्व्स, जिनको अपन क्या कहते हैं कि ये जो कपाट है ये ब्लड आलिंद से निलय में आने के बाद लग जाते हैं, जिससे वापस से बैकफ्लो नहीं हो। अब इस दाएं निलय से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया, फुफ्फुस तक। इसको लेके जाने का काम, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की धमनी है जिन्हें फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई फुफ्फुस तक। यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार की शिराएं होती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय शिराएं। इन्होंने क्या किया कि जो है शुद्ध रुधिर को लाया क्या, यहाँ पर हार्ट में। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो गई। आई कि नहीं आई बात समझ में, क्लियर है एकदम फंडा। बिल्कुल जो है परिसंचरण में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से डायग्राम बनाना, एग्जाम के अंदर भी अगर आपसे पूछे तो आप इस तरीके का डायग्राम बना के आ सकते हो और उसको आराम से नीचे एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
रक्त दाब किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। देखो ये जो आपकी धमनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें आपके धमनियां हैं, शिराएं हैं, उनमें अंदर की साइड जो प्रेशर लगता है उनकी दीवारों पर, उसे अपन क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। अब ये जो रक्त दाब है वो धमनियों में ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली शिराओं के। तो देखो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, रक्त दाब। इस रक्त दाब को अपन इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर, और भी इजी लैंग्वेज में आपके जो है आप रेगुलर उसमें बोलते हो बीपी, बोलते नहीं बोलते हो, तो बीपी क्या है, अपना ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अब ये जो आपका रक्त दाब होता है इसकी वैल्यू होती है 122/80 mmHg। ठीक है, इस रक्त दाब को किससे मापा जाता है, तो एक युक्ति आती है, यंत्र, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या, स्फाइग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, जिसके द्वारा जो है ब्लड प्रेशर आपके मापा जाता है। देखो यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलंब प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब, और अनुशीतलन के दौरान जो है आपके धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के टाइम पर। देखो इस तरीके से आपके बीपी मापते नहीं मापते, और ये जो है आपके बीपी की वैल्यू कितनी होती है, 120/80, 120 प्रकुंचन और 80 अनुशीतलन। ठीक है, और इस तरीके से आपके हाथ में वो पट्टा सा बांध देते हैं, और इस तरीके से वो गोला सा रहता है, इसको एयर वाला, इसको अपन बार बार पंप करते हैं तो ये फूल जाता है, फूलता ही नहीं फूलता है। अब जो है इससे अपना क्या है, इस स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो बीपी है वो मापा जाता है। ठीक है, इस स्टेथोस्कोप ऐसे कान में लगा लेते हैं, उससे जो ध्वनि है वो सुनते हैं उसमें कि भाई ये तो आ गई अनुशीतलन वाली और ये आ गई कौन सी, प्रकुंचन वाली। इस तरीके से जो है आपके बीपी मापा जाता है। देखो आगे, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120 mm, और अनुशीतलन दाब कितना होता है, 80 mmHg होता है। Hg का मतलब यहाँ पर क्या है, पारा। Hg का मतलब क्या है, पारा। स्फाइग्नोमैनोमीटर किसके द्वारा, स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है आपके रक्तदाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, यानी कि जब बीपी हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंसान जब है स्ट्रेस में होता है तो उसको बीपी जो है हाई हो जाता है, तो इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में क्या हो जाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या है, बाधा। तो रक्त के फ्लो में क्या होगी, बाधा हो जाती है। इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्त्रवण हो सकता है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। किसकी वजह से, हाई बीपी के चक्कर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अपन बात करते हैं लसिका की, लिम्फ की, जो कि हमारे ब्लड का ही एक पार्ट है। क्या है, लिम्फ। तो लिम्फ को अपन कहते हैं लसिका। ये क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का तथा वहन में सहायक है। बचा हुआ वे छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन करेगा। अतिरिक्त तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य, और लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य करते हैं। कौन, आपके लसिका के ये क्या होते हैं, फंक्शन। लिम्फोसाइट क्या करेगी, कोई भी संक्रमण हो गया उसके विरुद्ध लड़ने का काम करेगी। कौन, आपके लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। ये तो बात हुई हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि हम मानवों के अंदर। बात करते हैं अपन पेड़ पौधों की। उनमें मैंने आपको ऊतक बताए थे। अब उनके अंदर ऐसे खून तो नहीं बहता होगा ना, कि उनके भी अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड एकदम चकाचक अपने रास्ते बनाते जा रहा है, नहीं है ना ऐसा। तो देखो जो है अपन पढ़ते हैं पेड़ पौधों के अंदर, तो उनमें कुछ ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें आपके है जाइलम और फ्लोएम। ये जो जाइलम है वो क्या करता है, जल का संवहन करता है। जैसे जाइलम और जैसे जल, तो जल का संवहन कौन करेगा, आपके ये दोनों ही क्या है, आपके संवहन ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है, आपके संवहन ऊतक हैं।
तो जो आपके जाइलम है वो जल का संवहन करेगा और जो फ्लोएम है वो आपके खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। देखिए, पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल का वहन करते हैं। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। निर्जीव ऊतक है कौन? आपके जाइलम, और फ्लोएम क्या है? आपके सजीव ऊतक है। संवहन नलिकाएं इसमें मुख्य होती हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाएं जो है मुख्य होती हैं। इसकी भित्ति मोटी होती है और इसकी भित्ति मोटी नहीं होती, किसकी? फ्लोएम की। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये संवहन का कार्य करते हैं किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। दोनों ही क्या है? आपके संवहन ऊतक है, जो कि आपके जो जाइलम है वो जल का संवहन करेगा, फ्लोएम है वो आपके खाद्य पदार्थों का संवहन करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब भोज्य व दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी अपन ने, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। उसमें क्या हुआ था? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण हुआ था C6H12O6 ग्लूकोज का। अब वो जो है पादप के सारे भागों तक जाना भी तो चाहिए, तो उसको लेके जाने का काम कौन करेगा? खाद्य पदार्थों को फ्लोएम करेगा। जल को लेके जाने का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। तो देखिए, स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरी मुखी या अधोमुखी दोनों दिशाओं में हो सकता है। ऊपरी मुखी या अधोमुखी से क्या मतलब है कि भाई इधर से ऊपर वाली डायरेक्शन में भी और नीचे जड़ों वाली डायरेक्शन में भी, यानी कि ये ऊपर मुखी भी हो सकता है और अधोमुखी भी हो सकता है। स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है और सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। और यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है क्या? वहन। क्या? वहन जो है अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर बड़ा ही आपको मजा आया होगा। पहली बार आपको ऐसा लगा होगा कि हार्ट का भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है इसको समझना। देखिए, अपन ने पढ़ा वहन में सबसे पहले रक्त के बारे में। जो रक्त है वो आपका क्या है? संयोजी ऊतक है, जिसकी पीएच होती है 7.4। हल्की क्षारीय प्रकृति का ये होता है। कौन? आपके ब्लड। अब जो ब्लड है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है? तो आपके प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलके। प्लाज्मा के अंदर लगभग 92% जल और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त कणिकाएं 3, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स 120 दिन जीवन काल। इनके पास होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को लाल रक्त देता है, लाल कलर देता है और साथ के साथ जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है। और जो आपके आरबीसी होती है उनका जो शेप होता है वो उभयावतल होता है। दूसरी आपकी आती है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। आपके जो शरीर है उसकी क्या है? अर्धसैनिक कहलाती है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। तीसरी आपकी प्लेटलेट्स बिम्बाणु, इनका जो निर्माण है अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मैरो में। ये जो है रक्त का थक्का जमाने के काम में आती है। इनका जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है। ये तो हुई ब्लड के कंपोनेंट्स की बात। अब ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं? तो देखो, गैसों के ट्रांसपोर्ट का कार्य करेगा, उत्सर्जी पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करेगा, खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करेगा, शरीर का ताप नियंत्रित करेगा, पीएच मेंटेन करेगा। इस तरीके से ये जो रक्त है वो ये सारे कार्य करता है। इसके बाद हमने पढ़ा हार्ट के बारे में। तो जो अपना हृदय है वो अपना पंपिंग स्टेशन है, दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है बाईं तरफ। अब इसमें जो है 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, बायां आलिंद बायां निलय, बायां जो है आपके दायां आलिंद दायां निलय। ठीक है, इस तरीके से धमनियां क्या करती हैं कि आपके जो ब्लड है सबसे पहले फुफ्फुस से आया किसमें? आपके इस वाले यानी कि बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से जो है ब्लड आपके आया बाएं निलय में। बाएं निलय से ब्लड जो है धमनियों के द्वारा ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो शरीर के विभिन्न भागों तक गया। अब शरीर के विभिन्न भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको कौन? शिराएं कहां पर लेकर जाएंगी? तो आपके दाएं जो है आलिंद के अंदर लेके जाएगी। दाएं आलिंद से ब्लड आएगा दाएं निलय में। अब ये जो ब्लड है उसका बैक फ्लो नहीं हो, इसीलिए इसमें क्या लगे होते हैं? त्रिवलय कपाट लगे होते हैं। अब इस निलय से ब्लड जो है कहाँ जाएगा? फुफ्फुस में।
अब एक बात आपको क्या याद रखनी है, विशेष प्रकार की धमनियां होती हैं जिन्हें अपन कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, वो इस दाएं निलय से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके जाएगी फुफ्फुस तक और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। विशेष प्रकार की शिराएं जिन्हें अपन क्या कहते हैं फुफ्फुसीय शिराएं, वो क्या करती हैं कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, शुद्ध रुधिर है, वो लंग्स से कहाँ लेकर आई, जो है बाएं आलिंद के अंदर लेकर आई। इस तरीके से दोहरा परिसंचरण प्रणाली जो है आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो है हमने क्या देखा कि पादपों के अंदर जो है ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक, जिन्हें अपन क्या कहते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये ही स्थानांतरण का कार्य करते हैं। जल का संवहन करता है आपके जाइलम और खाद्य पदार्थों का संवहन करता है आपके फ्लोएम। जो आपका जाइलम होता है वो निर्जीव ऊतक है, जबकि फ्लोएम जो है आपका सजीव ऊतक है। इस तरीके से जो आपके जाइलम होता है उसकी भित्ति मोटी होती है, फ्लोएम की भित्ति कैसी होती है, मोटी नहीं होती। अब ये फ्लोएम क्या करेगा, खाद्य पदार्थों का ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों ही प्रकार से स्थानांतरण करेगा। तो इस तरीके से पादपों के अंदर आपके जो है वहन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए सिस्टम के साथ जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। अगली क्लास में अपन वो पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग इनको जो है पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए और मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।